दोस्तों, रूस की तरफ से भारत को न सिर्फ कई बड़े ऑफर दिए गए बल्कि भारत को ये साफ कह दिया गया कि किसी भी मुश्किल स्थिति में रूस भारत को तत्काल हथियार सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेकर भारत ने एक तीखा बयान यूनाइटेड नेशन में दिया जिसने पांचों सदस्य देशों को हिलाकर रख दिया। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। पहले बात करते हैं यूएन की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर पिछले लगभग 17 सालों से चल रही बातचीत अब एक तरह से मजाक बन चुकी है और इसी पर भारत ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत की डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पाटिल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा कि सुरक्षा परिषद सुधार पर चल रही इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन यानी आईजीएन प्रक्रिया अब थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बन चुकी है। उनका कहना था कि इतने सालों से देश से भाषणों और चर्चाओं के चक्र में फंसे हुए हैं लेकिन असल में कोई आगे नहीं बढ़ रहा। उन्होंने साफ कहा कि अगर वाकई में सुधार चाहिए तो सबसे पहले एक तय टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन की शुरुआत करनी होगी जिसमें साफ टाइमलाइन और माइलस्टोन तय हो ताकि हर कोई देख सके कि बातचीत कहां से कहां पहुंची। उन्होंने दुनिया से ये भी पूछा कि आखिर इतने सालों में सुधार क्यों नहीं हुआ, क्या देश सच में बदलाव चाहते हैं या फिर वह इसी तरह अंतहीन चक्र में फंसे रहना चाहते हैं। भारत को उम्मीद है कि आईजीएन प्रक्रिया के नए को-चेयर कुवैत के तारिक अल बनाई और नीदरलैंड की लीज ग्रेगायर इस बार सुधार प्रक्रिया में ठोस नतीजे लेकर आएंगी। लेकिन असली दिक्कत एक छोटे समूह की वजह से है जिसे यूनाइटेड फॉर कंसेंसस समूह कहा जाता है, जिसका नेतृत्व इटली करता है और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये समूह हर बार तकनीकी और प्रक्रियागत बहाने बनाकर एक ऐसा दस्तावेज बनने से रोक देता है जिसमें बातचीत की दिशा और प्रगति को स्पष्ट रूप से लिखा जाए। इसी कारण से भारत ने कहा है कि ये प्रक्रिया आज तक सिर्फ पुरानी जगह पर खड़ी हुई है। इस समूह का सबसे बड़ा उद्देश्य दुनिया में नए स्थायी सदस्य जोड़ने के प्रस्ताव को रोकना है क्योंकि वे नहीं चाहते कि सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य बने, खासकर भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी जैसे देश जो मिलकर G4 समूह बनाते हैं। योजना पाटिल ने यह भी कहा कि कंसेंसस यानी सहमति की बात कई बार ऐसे इस्तेमाल की जाती है जैसे वह एक छिपा हुआ वीटो हो, मतलब सहमति के नाम पर छोटे देशों का ये समूह सीधे सीधे सुधार को रोक देता है। भारत ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद की संरचना में मौजूद ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए नए स्थायी सदस्य को जोड़ना जरूरी है, खासकर अफ्रीकी देशों को जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। सिर्फ अस्थायी सदस्य बढ़ाने से सुधार कभी पूरा नहीं होगा। पटेल ने ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के लिए अलग सीट देने के प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय देश यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट को जगह देने का समर्थन करता है, लेकिन किसी धर्म के आधार पर सीट देने के विचार बिल्कुल गलत है क्योंकि धर्म सुरक्षा परिषद की सदस्यता का आधार नहीं हो सकता। इसी चर्चा में G4 देशों की ओर से ब्राजील के राजदूत ने भी कहा कि दुनिया में आज ये मान्यता बढ़ रही है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से नहीं निभा पा रहा और बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद सुधार अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी कदम है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन सुरक्षा परिषद आज भी 1945 की सोच पर अटकी हुई है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील लगातार मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और विकासशील देशों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। कुल मिलाकर भारत का संदेश साफ है कि अब दुनिया को अंतहीन बहसों से बाहर निकलकर असली सुधार की तरफ कदम बढ़ाना होगा, वरना ये प्रक्रिया हमेशा इसी तरह राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगी और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने का नहीं, रूस ने जो प्रस्ताव रखा है उसे अगर भारत स्वीकार करता है तो ये हमारे रक्षा इतिहास में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील साबित हो सकती है। रूस की सरकारी हथियार निर्यात एजेंसी रोसब्रोन एक्सपोर्ट ने साफ कहा है कि वह भारत को न सिर्फ 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी Su-57E बेचने को तैयार है बल्कि उसकी पूरी लोकल उत्पादन क्षमता भी भारत को देने के लिए तैयार है। मतलब बात सिर्फ एक विमान खरीदने की नहीं है बल्कि भारत को खुद स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की शक्ति देने की है और ये वाकई एक गेम चेंजर कदम हो सकता है। रूस ने अपने बयान में कहा कि Su-57E का जो एक्सपोर्ट मॉडल भारत को ऑफर किया जा रहा है उसमें पूरा तकनीक का हस्तांतरण शामिल है। इसका सीधा मतलब है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारत में ही इस स्टेल्थ फाइटर जेट को असेंबल करेगा। बनाए
बनाएगा और धीरे धीरे इसके हर हिस्से को भारतीय तकनीक से बदल भी सकेगा। ये भारत के अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमका के लिए भी बहुत बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी भारत को Su-57E में मिलेगी वही टेक्नोलॉजी एमका को फ्यूचर में 5वीं और 6ठी पीढ़ी की क्षमताओं तक ले जा सकती है। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आया जब भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। चीन पहले ही J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट LAC के पास तैनात कर चुका है। अमेरिका का F-35 भारत को नहीं मिलता और फ्रांस की ओर से भी इतनी गहरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावना न के बराबर है। रूस पहली बार भारत को यह विकल्प दे रहा है कि भारत सिर्फ ग्राहक बने रहने की बजाय स्टेल्थ फाइटर जेट का सह निर्माता बन सकता है। Su-57E रूस का प्रमुख स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे F-22 और चीन के J-20 के मुकाबले की श्रेणी में रखा जाता है। रूस का कहना है कि भारत चाहे तो इस विमान में अपनी तकनीक भी जोड़ सकता है, जैसे अपना उत्तम आईसा रडार, अपने मिशन कंप्यूटर, भारतीय हथियार सिस्टम और बहुत कुछ। इसकी असेंबली HAL के नासिक प्लांट में होगी, जहां पहले से 270 से ज्यादा Su-30 MKI बनाए जा चुके हैं। रूसी विशेषज्ञों के अनुसार HAL इस समय लगभग 50% तैयार है और बाकी की टेक्नोलॉजी रूस ट्रांसफर कर सकता है। अंदेशा यह है कि पूरा रोड मैप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 5 से 6 दिसंबर को भारत यात्रा के दौरान पेश किया जा सकता है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो भारत शुरुआत में 40 से 60 Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर सकता है, जो एमका के आने तक भारतीय वायुसेना को स्टेल्थ क्षमता देंगे और चीन की चुनौती का सीधा जवाब भी बनेंगे। इस पूरे पैकेज का सबसे पावरफुल हिस्सा है नया 177S इंजन, जिसे रूस ने इस डील में शामिल किया है। ये इंजन खासतौर पर Su-57E जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए बनाया गया है और इसकी क्षमता काफी प्रभावशाली है। ये 14,500 kgf का थ्रस्ट देता है, पुराने इंजनों की तुलना में 7% कम ईंधन खाता है और इसकी लाइफ 6000 घंटे तक है। ये सिर्फ स्टेल्थ जेट को तेज नहीं बनाता, बल्कि इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम करता है, जिससे दुश्मन के रडार और सेंसर इसे पकड़ नहीं पाते। रूस का दावा है कि ये इंजन मैक 1.6 की स्पीड बिना आफ्टर बर्नर के हासिल कर सकता है, जिसे सुपर क्रूज कहा जाता है और ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। भारत के रक्षा मंत्रालय की टीम ने हाल ही में मॉस्को में UEC सैल्यूट फैक्ट्री का दौरा किया है, जहां इस इंजन की पूरी प्रस्तुति दी गई। भारत को यह भी बताया गया HAL का कोरापुट प्लांट इस इंजन को आधा हिस्सा भारत में बनाकर 50% इंडिजनाइजेशन कर सकता है। इससे भारत को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक बढ़त मिलेगी और रूस पर स्पेयर पार्ट की निर्भरता भी काफी हद तक कम होगी। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ एक फाइटर जेट खरीदने की नहीं, ये भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर बनाने की क्षमता देने की है। ये एमका को तेज बनाएगी, IAF की ताकत बढ़ाएगी और भारत को विश्व के चुनिंदा देशों की श्रेणी में ले जाएगी, जो खुद स्टेल्थ फाइटर बना सकते हैं। आने वाले हफ्तों में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है और अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ये देश की रक्षा तकनीक में सबसे बड़ा कदम होगा। रूस के साथ क्या हमें ये डील साइन करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो जो कि अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं दिखाई जाती, अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।